नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा कर्ण जी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम जिनेवा कन्वेंशन और ओआईसी जैसी संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ फैक्ट भी हैं, उनको लेकर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इस सीरीज को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ सूचनाएं हैं वो देना चाहता हूं। जैसे एक सूचना तो ये है कि मंडे से 5 मार्च 2019 से 1 से 2 एनवायरमेंट का नया बैच चलेगा महेशनगर वाली ब्रांच में, और 12 से 1 महेशनगर ब्रांच में ही आप देख लीजिए 6-7 मार्च को बुधवार को इंडियन ज्योग्राफी का बैच चलेगा। तो इन सूचनाओं के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिनेवा कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। अपने जो विंग कमांडर है अभिनंदन, उनको पाकिस्तान ने रिहा कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो MiG-21 नामक विमान के माध्यम से उन्होंने F-60 पाकिस्तान का जो विमान है उसको गिरा दिया था। उसके तहत फिर उन्हें रिहा किया गया, और रिहा जो किया गया है इन्हें जिनेवा कन्वेंशन के तहत किया गया है। तो अब हमें 3 बातों के बारे में जानना है कि MiG-21 क्या है, F-16 क्या है, और आपका ये जिनेवा कन्वेंशन क्या है। इनको हम देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और आसपास के किस तरीके से हम और अन्य संस्थाओं को लेकर, या इनको आप ये कहे कि कैसे जोड़कर पढ़ सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जब भी जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूं, आप खुद नोट्स बनाने का प्रयास करें, खुद में क्षमता डेवलप करें। यही आपको करना चाहिए, जो कि आपके भविष्य के लिए भी जरूरी है और एग्जाम की दृष्टि से भी जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मेरा पहला पॉइंट है, पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया। अभिनंदन को रिहा किया, ये किया है इन्होंने 1 मार्च 2019 को। अब देखिए, ये किया गया है इन्हें जिनेवा संधि के तहत। अब देखिए, यहां कई नाम पढ़ने को मिलेंगे आपको। जिनेवा संधि भी मिलेगा, जिनेवा कन्वेंशन भी मिलेगा, जिनेवा अभिसमय भी मिलेगा। तो ये एक ही बात होती है, चाहे आप जिनेवा संधि कह दीजिए, चाहे कन्वेंशन कह दीजिए, एक ही बात होती है। एक तो हम इसकी बात करेंगे, मेन बात ये है। दूसरा, विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया गया। तो ये जो विंग कमांडर अभिनंदन है, इन्होंने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के F-60 विमान को गिराया। तो इसके बाद ये POK में पाकिस्तान में पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे पूछताछ की गई। वो आप चर्चाओं में बने हुए हो, देखते रहते हो इसको। अब देखिए, यहां पर हम एक तो ये बात करेंगे, ये MiG-21 ये क्या है। पहला पॉइंट यहां से आएगा, मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहा हूं। और दूसरा आएगा F-60, यहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब देखिए, ये जो MiG-21 है, ये किसका विमान है, कहां से लिया गया, ये चीजें बनेंगी। तो इसके नीचे लिख दीजिए। एक तो इसका पूरा नाम देखिए, ये MiG होता है, MiG MiG होता है, कोई हैरत नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है MiG क्या है। पूरा नाम है इसका मिखाइल गोर्बचोव।
21 मिखाइल गोर्बाचोव, ये रशिया के राष्ट्रपति थे जिन्होंने यूएसएसआर का विघटन किया था। तो ये तो पता लग गया होगा किससे रिलेटेड हो गया, इसे भारत ने रूस से खरीदा था। तो ये रशिया का विमान है। अब देखिए जो F-60 है ये भी चर्चा में है। तो अभी आप एक बात सुन रहे हो, पाकिस्तान ने F-16 विमान उड़ाया, तो फिर अमेरिका ने इसका विरोध किया। न्यूज में आप सुन रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी इजाजत के बगैर आपने इसे उड़ाया क्यों। दरअसल ये मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने ये F-16 विमान जो है, F-16 जो विमान है, ये अमेरिका से खरीदा था, लेकिन शर्त ये थी कि युद्ध के समय यदि वो इसे इस्तेमाल करता है तो उसे पाकिस्तान की पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अब देख लीजिए इजाजत नहीं ली, बाद में पाकिस्तान ने मना भी कर दिया था कि मैंने नहीं किया, लेकिन भारत ने सबूत पेश किए। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो F-16 है किस देश से खरीदा था। एक लाइन लिख दीजिए, इसे पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था। तो ये दो क्वेश्चन आपके बन गए, एक तो MiG-21 रशिया से खरीदा और F-60 पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा पाकिस्तान का विमान F-16 कहां किस देश से खरीदा गया था, ये अमेरिका से खरीदा गया। अब मैं बात करता हूं जिनेवा संधि के बारे में या जिनेवा कन्वेंशन के बारे में, थोड़ा सुन लीजिए फिर मैं लिखा दूंगा इसको। देखिए जिनेवा कन्वेंशन क्या है, एक रेड क्रॉस के संस्थापक थे, उनके प्रयासों से ये हुई। तो हमें थोड़ा सा ये जानना भी पड़ेगा कि रेड क्रॉस क्या है और ये क्या है। जो युद्ध में जो या जो कैदी होते हैं, आप युद्ध मत कीजिए, कैदी कहिए, कैदी जो होते हैं उनके अधिकारों से संबंधित है। जैसे कोई देश है वो दूसरे देश के कैदी को यदि गिरफ्तार कर लेता है, जैसे विंग कमांडर को इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लेता है, तो उसके साथ व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, भोजन बढ़िया उपलब्ध कराना पड़ेगा, चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए पड़ेगी। आप ये कह सकते हो चिकित्सा, खान पान और गरिमा में और निष्पक्ष व्यवहार करना पड़ेगा उसके साथ, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि वो देश उसे 7 दिन के अंदर संबंधित देश को, जिस देश का वह निवासी है, संबंधित देश को यदि सौंपता नहीं है तो ये माना जाएगा कि जिस देश ने उसको गिरफ्तार किया है वह युद्ध चाहता है, तो युद्ध का जो प्रारंभ करता फिर उसे ही माना जाएगा। ये जिनेवा संधि में ये बात हुई थी। तो इसकी चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले यदि हम जिनेवा संधि की बात करें तो ये शब्द आया है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, सभी जानते हो, स्विट्जरलैंड में है। तो ये जो संधि हुई थी, आप कह सकते हो स्थापना कह दीजिए, चाहे आप लागू भी कह दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1949 में हुई थी और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ब्यूनेट के प्रयासों से, हेनरी ब्यूनेट के प्रयासों से ये हुई थी। अब देखिए इसमें जो ये कहां पर लागू हुई, जो स्थान, वो तो देखो आपको अभी मैंने बता ही दिया, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में ये लागू हुई थी। इसी कारण से इसको जिनेवा कन्वेंशन या जिनेवा संधि कहते हैं। और इसमें जो सदस्य देश है ये 194 है, ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, 194 है। अब ये कब लागू होती है, मतलब किस स्थिति में ये लागू होती है, ध्यान रहे, लागू होने की स्थिति, पहला लिखिए शांति काल,
यदि शांतिकाल बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है तो। दूसरा, घोषित युद्ध। अब देखिए यहां मैं क्या कह रहा हूं, घोषित युद्ध है, युद्ध हुआ नहीं है, घोषित युद्ध है। भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा, उस स्थिति नहीं, सॉरी, ऐसा उसने कह दिया कि आपके साथ युद्ध होगा, उस स्थिति में यदि हो जाता है तो। तीसरा, संघर्ष की स्थिति हो, मतलब कि युद्ध की घोषणा से पहले जो युद्ध संघर्ष की स्थिति होती है उसमें, तब ये लागू होती है, ये उस स्थिति में लागू हो सकती है। जैसे अभी अपने युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था और युद्ध की घोषणा जैसी भी बात नहीं हुई थी, तो अपने शांति काल की स्थिति भी मान सकते हैं। लेकिन शांति काल की तो हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो संघर्ष की स्थिति चल रही थी, इस स्थिति में ये लागू होगी। अब हम बात करते हैं क्या प्रावधान है, प्रावधान क्या है। तो आप पहला लिखिए इसके अंदर, नहीं मिटा रहा हूं, क्या प्रावधान होंगे इस संधि के। कैदी को चिकित्सा, भोजन व निष्पक्ष व गरिमा में निष्पक्ष व गरिमा में व्यवहार प्रदान किया जाए। इसका मतलब होता है आप उसके साथ डांट डपट करके बात नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते। दूसरा, यदि 7 दिन के भीतर इसे संबंधित देश को लौटाया नहीं जाता है, लौटाया नहीं जाता है, तो उसे उस देश की तरफ से युद्ध का ऐलान माना जाए, युद्ध का ऐलान माना जाएगा। तो ये चर्चाएं हमने की, ये है जिनेवा कन्वेंशन। तो ये तो इसके प्रावधान है और ये लागू हुआ है, ये काम की बात है, लागू हुई है ये। और इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन ये बनता है 194, जिनेवा कन्वेंशन में कितने सदस्य देश शामिल हैं। 194 लागू कब हुई थी, 1949। और जिनेवा कन्वेंशन का संबंध किससे है, कैदियों के मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंध। यदि एक शब्द में हम बात कहें, जो कैदी होते हैं उनके मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित ये जिनेवा कन्वेंशन है। तो दोस्तों ये जिनेवा कन्वेंशन के बारे में अपने बात की, इसके साथ साथ हमने जोड़ते हुए इसको पढ़ा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस, इस रेड क्रॉस के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले एक बात और लिख दीजिए, नोट डाल के लिख दीजिए, जानकारी के लिए है, लिख दीजिए 1999 में, लिखते जाइए आप, 1999 में पाकिस्तान ने MiG-27 विमान उड़ा रहे
नचिकेत को इसी तरीके से गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इसे लौटा दिया गया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। ये कारगिल युद्ध के दौरान की घटना है। तो एक थोड़ा सा जानकारी के लिए हेडिंग डालिए रेड क्रॉस। अभी मैंने बात की थी रेड क्रॉस। अब देखिए रेड क्रॉस क्या है, कैसी संस्था है ये भी उसी से संबंधित है। युद्ध में जो लोग घायल हो जाते हैं या कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या आपातकाल की स्थिति कहीं लग जाती है तो वहां पर जाकर ये लोगों की सहायता करती है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का भी काम करती है। तो एक तो बात आप ये लिख दीजिए, साथ साथ लिखिए, यह संस्था युद्ध में घायल कैदियों, आकस्मिक दुर्घटनाओं व आपातकाल की स्थिति में लोगों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त यह लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का भी काम करती है। आइए अब इसकी बेसिक पॉइंट्स बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1863 में, कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, और इसका जो हेड ऑफिस है ये है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसका जो चिन्ह है ये आपने कई जगह देखा होगा, इसका चिन्ह ये होता है, आप वैसे देख लीजिए रेड क्रॉस, ये इसका चिन्ह होता है, रेड क्रॉस ये इसका चिन्ह होता है। तो आज हमने रेड क्रॉस के बारे में, जिनेवा संधि के बारे में, और इसके अलावा अपनों ने कुछ विमांस के बारे में बात की। अब मैं बात कर रहा हूं ओआईसी के बारे में। 2 मिनट सुन लीजिए, फिर बाद में बताएंगे इसके बारे में। ओआईसी ये क्या है, इस संदर्भ में बात करेंगे, ये संस्था क्या है, वर्तमान में चर्चा में क्यों है। उसके बाद में इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पुटअप होंगे और कहां से क्वेश्चन उठकर आ सकता है। तो हेडिंग डाल दीजिए ओआईसी की बैठक में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल। भारत शामिल हो गया है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में 1 मार्च 2019 की बात है। ये गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ है। ओआईसी क्या अभी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल ये बात है कि ये जो गेस्ट ऑफ रूप में शामिल हुआ है कैसे होगा, किस तरीके से, तो ये ओआईसी के विदेश मंत्रियों, ओआईसी मतलब ये जो संगठन है, इसमें ये उन देशों के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रियों की 46वीं बैठक में ये इन्हें दर्जा दिया गया है, 46वीं बैठक में। अब देखिए ये जो 46वीं बैठक है ये कहां हो रही है और कब हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसका आयोजन जो हो रहा है ये हो रहा है आपका मार्च 2019 में, 1 मार्च कह सकते हो, इसी में हो रहा है ये। और ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है आबू धाबी में, यूएई, आबू धाबी,
यूएई, ये एशियन कंट्री है, यहां पर ये हो रहा है। अब भारत की तरफ से इसमें कौन लीड कर रहा है? अब देखिए, लिखिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसमें भाग ले रही है। अब देखते हैं क्या घटनाएं घटित होती हैं। एक चीज और है, ये जो अबू धाबी है यूएई की राजधानी है। पहली बात ये ध्यान रखना, यूएई की राजधानी है। एक आप नोट कर लें, यूएई के राजकुमार प्रिंस, यूएई के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान फरवरी 2019 में भारत की यात्रा पर रहे। ये है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये भारत की यात्रा पर रहे थे। तभी ये बात हुई थी कि ओआईसी की बैठक में भारत को शामिल किया जाएगा। अब आपने दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और एक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये यूएई की राजकुमार जो यात्रा पर रहे थे। और ये जो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई थी? अबू धाबी में हुई थी। आइए अब मैं बात करता हूं ओआईसी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन बोलते हैं। आप नाम से पता लग रहा है इस्लामिक देशों का संगठन है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है इस्लामिक देशों का संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट कह सकते हो, ये है जिद्दा में। जिद्दा ध्यान रहे, सऊदी अरब में पड़ता है ये, जिद्दा सऊदी अरब। और इसके जो सदस्य देश हैं ये है 57, ये है। अब ध्यान दीजिए आप, एक तो इसको टिक कर लीजिए, जिद्दा सऊदी अरब, एक इसको टिक कर लीजिए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक ये अबू धाबी हो गया, यहां पर बैठक हुई है, इसके राजकुमार ये है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में यदि चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इस्लामिक देशों के संगठन ने इनवाइट किया है, इसका मतलब वर्तमान में जो पाकिस्तान के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसकी सजा भी दें, इस दृष्टि से हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उस स्थिति में इस बैठक में शामिल होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये बात के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस स्थिति में वह पाकिस्तान को अलग थलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खैर जो भी हो, वक्त बताएगा कि आने वाले समय में किस तरीके की स्थितियां पैदा होती है। आइए अब मैं बात कर रहा हूं
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो क्या है, पॉइंट है एक, वो पॉइंट क्या है, अपने से पहले छूट गया था। अब कैसे छूट गया इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक जन्मदिन था, उस पर भारत सरकार ने एक प्राइज की घोषणा की है। हालांकि मैंने इसको क्लास में करवा दिया था, लेकिन फिर भी कई लोग जुड़े होते हैं, उनको भी इसका फायदा पहुंचे, इसके लिए उस पुरस्कार की बात करेंगे। लिखिए नई लाइन से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ये हुआ था 23 जनवरी 1897 में, यहां हुआ था, और ये जन्म हुआ था, स्थान था कटक, ओडिशा में। अब देखिए, इस स्थिति में 23 जनवरी 2019 से भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया पुरस्कार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभ तो देखिए हो गया ये। इसमें जो राशि दी जाएगी, कई बार क्या होता है, हालांकि राशियों पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन यदि स्टार्टिंग होती है जिस पुरस्कार की, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो पहला पुरस्कार मिला है, आप ये ध्यान रखें, ये मिला है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को मिला है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को मिला है। ये आप इसको एनडीआरएफ कह सकते हो। और एक चीज मैं ये कहूंगा, आप ये थोड़ा ध्यान रखें, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है। कहां है ये जो है गाजियाबाद में है। आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का हेड ऑफिस कहां है या स्थान कहां है, गाजियाबाद में। तो इसको मिला है। आपदा प्रबंधन आप जानते ही हो, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ऐसी स्थितियां जब पैदा हो जाती है, तो उसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो फोर्स होते हैं, जो बल होते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की। यहां मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, और मैंने वीडियो में भी डाले हैं, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई है। हाँ, एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जैसे यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको शायद पता ना हो, हमारा एक टेलीग्राम भी चलता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसमें हम इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं, और अन्य इंस्टीट्यूट से संबंधित जानकारी, टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। उसको आप अपने जो एंड्रॉयड फोन है आपका, उसमें टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर दीजिए, और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें आप राकेश मेहरा जी के क्लासेस ये सर्च करें कैपिटल अक्षर में, तो फिर इसको सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब मैं एक फैक्ट के तौर पर लेके आ रहा हूं, हालांकि इसको हम क्लास में काफी कर लेते हैं। अपनी जो बैच चालू होता है उसमें पहले दिन यही बात होती है। एक फैक्ट के तौर पर है, देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे
ये मनाया गया है 28 फरवरी को। ये मनाया जाता है भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन की स्मृति में। सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। यदि मैं आपके एसएससी के पेपरों की बात करूं, कम से कम 2-3 बार मैं इसको देख चुका हूं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आप इसके वैल्यू एडेड तौर पर ये देख सकते हो कि सीवी रमन की स्मृति में ये मनाया जाता है। तो अब दोस्तों, इस सीरीज को मैं यही समाप्त करता हूं। आज हम इतनी ही बात करेंगे। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और कमेंट्स जरूर दें। कमेंट से क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं, एक नई चीज करने के लिए आगे आते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं, कोई नई बात कहना चाहते हो, या कोई टॉपिक समझना चाहते हो, या किसी टॉपिक के बारे में कोई समस्या हो, या किसी टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन उठ रहा हो, उसको आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हम उसमें एक नया सुधार ला सकें। तो इसी के साथ मैं इस सीरीज को समाप्त करता हूं। नमस्कार।